अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल करीम है। तो जो मेरा टॉपिक है आज एक्सप्लेनेशन के लिए वो है पार्किंसन डिसीज़। पार्किंसन डिसीज़ की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल बाय द नर्व्स। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन को बताया जाए तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन। अब ये डिफरेंट सेंटर से लॉस हो रही होती है ब्रेन के, वो फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। अभी अगर इसकी ईटियोलॉजी की बात की जाए तो कॉम्बिनेशन बिलीव किया जाता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। अब इसमें जो है वो म्यूटेशन ऑफ सर्टेन जीन्स की वजह से भी हो रहा होता है, एज है, जेंडर में मेल में बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, और स्मोकिंग भी इसका एक फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अक्सर औक़ात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन स्टिल इसकी जो ईटियोलॉजी है एग्जैक्ट वो मालूम नहीं हो सकी है। इस पर अभी रिसर्च जारी है। एपिडेमियोलॉजी पर अगर हम आ जाएं तो पाकिस्तान में कोई वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है इसकी एपिडेमियोलॉजी, लेकिन स्टिल जो फाइंडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग 1 लाख लोगों में 8 लोगों को ये मोस्ट कॉमनली हो रहा है। साइन और सिम्टम्स जो है वो उसके मोटर और सिम्टम्स जो कि मूवमेंट से रिलेटेड है, और नॉन मोटर सिम्टम्स उसमें अगर इसको डिवाइड कर दिया है तो मोटर सिम्टम्स जो हैं उसमें ट्रिमर बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि हाथ पैर के अंदर स्टार्ट हो जाता है रेस्टिंग कंडीशन के अंदर, और मूवमेंट भी जो है इसकी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। जब पार्किंसन डिसीज़ की सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि स्लो मूवमेंट होती है। स्टिफनेस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, और लिम्ब और ट्रंक की जो मूवमेंट है, मतलब अगर आप लिम्ब ट्रंक और निक की कह रहे हैं तो पूरी बॉडी की जो आपकी मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और स्टिफनेस भी उसमें कॉमन हो जाती है। पोस्चर की जो है वो इंस्टेबिलिटी हो जाती है, बैलेंस जो है वो इम्पेयर्ड बैलेंस हो जाता है। नॉन मोटर सिम्टम्स जो है उसकी बात अगर की जाए तो मेमोरी लॉस हो जाती है, और फिर मूड चेंजेस की बात की जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह हो जाती है। स्लीप का जो पैटर्न है, या तो इंसोमिया हो जाता है कि बहुत ज़्यादा कम नींद हो जाती है, या फिर स्लीप पैटर्न आउट हो जाता है कि दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और रात को नींद नहीं आ रही। तो इसका स्लीप पैटर्न आउट होने की भी एक सिम्टम ये भी है, और जब स्लीप पैटर्न आउट हो जाता है तो मोस्ट कॉमनली उसकी वजह से भी पार्किंसन डिसीज़ हो जाता है। सेकंड ये है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यूरिनरी अर्जेंसी हो जाती है, हाइपोटेंशन है, सेक्सुअली डिसफंक्शन हो जाता है। सेंसरी सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा वो है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, विजन प्रॉब्लम हो जाती है, पेन महसूस नहीं होता, स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा स्लर्ड हो जाती है या स्लो हो जाती है, फिर स्वाइलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रही होती है, डिफ़िकल्टी। पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो अब इसको ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि नेग्रोस्ट्रियल डोपामिनर्जिक इनरवेंशन जो है वो लॉस हो जाती है। बेसिकली जो इस पार्ट के अंदर डोपामीन प्रोड्यूस हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो हमारी न्यूरो डीजनरेशन हो रही होती है वो सिर्फ इस पार्ट तक, जहाँ पर डोपामीन ख़त्म हो रहा है इस पार्ट तक नहीं है, वो बहुत सारे दूसरे सेंटर्स भी हैं हमारे ब्रेन के जहाँ पर डोपामीन हमारा लॉस हो रहा होता है। तो इसकी वाइड स्प्रेड पैथोफिजियोलॉजी की वजह से इसका डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। स्टिल अगर जो हम बात करें कि करंटली इसको किस तरह डायग्नोस किया जा रहा है तो क्लिनिकल सिम्टम्स की बिना पर ही जो है इसको डायग्नोस किया जा रहा है, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि रिजिडिटी, ट्रिमर, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, उसकी बुनियाद पर ही जो है वो मोस्ट कॉमनली इसको डायग्नोस किया जाता है। लेकिन सर्टेन टेस्ट भी मौजूद हैं जो कि जिनकी बिना पर इसको डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहले उसके अंदर आ जाता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन वही है कि उसके ट्रिमर्स को, रिजिडिटी को और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो फर्दर होगा। इमेजिंग टेस्टिंग के ऊपर बात की जाए तो हमारे पास जो सिटी स्कैन है और एमआरआई है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, जिसमें चेक किया जाता है कि ब्रेन की चेंजेस क्या हो गई हैं पार्किंसन डिसीज़ की वजह से। तीसरा है डेड स्कैन। अब डेड स्कैन के अंदर जो हमारे पास आ रही होती है वो डोपामीन के जो ट्रांसपोर्टर है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही होती है ब्रेन में वो उसको आइडेंटिफाई करता है। फिर दूसरे जेनेटिक टेस्टिंग है, ब्लड टेस्टिंग है, ये सारे टेस्ट किए जा रहे होते हैं। अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो एज बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, क्योंकि ये ओल्ड एज लोगों को ही हो रहा होता है। जेनेटिक के अंदर अगर बात की जाए तो जीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मेल में ये सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर बात की जाए तो हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स से अगर एक्सपोजर हो जाए तो भी ये हो रहा होता है। हेड इंजरी की भी इसके अंदर मोस्ट कॉमन है, और हेल्थ कंडीशन अगर ख़राब हो, स्लीप पैटर्न आउट हो तो उसकी वजह से भी हो रहा होता है।
फार्माकोथेरेपी की अगर इसकी बात की जाए तो अब जैसे हमें पता चल गया कि पार्किंसन डिसीज़ जो है वो लॉस ऑफ डोपामीन है, तो अब डोपामीन को बढ़ाया जाएगा। अब डोपामीन को किससे बढ़ाया जाएगा? सबसे मोस्ट कॉमन मेडिकेशन लेवोडोपा, जो कि डोपामीन का ही प्रिकर्सर है। लेकिन मसला ये आता है कि अगर लेवोडोपा को मोनोथेरेपी में यूज़ किया जाए तो वो डिस्किनेसिया प्रोड्यूस कर देती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट भी आप इसको कह सकते हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट। तो इसको इसी वजह से बहुत सारी मेडिकेशंस के साथ यूज़ किया जा रहा होता है कॉम्बिनेशन के अंदर। अब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है हमारे पास, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है लेवोडोपा यूज़ की जा रही होती है डोपामीन एगोनिस्ट के साथ, जिसके अंदर है रोपिनरॉल है और रोटिगोटीन है। दूसरा हमारे पास आ गया मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी टाइप इनहिबिटर। ये क्लास क्या करती है? ये क्लास हमारे पास इनहिबिट करती है ब्रेक डाउन ऑफ डोपामीन को। जो ब्रेन में डोपामीन टूट रहा होता है उसको रोक देती है। तो इससे लेवोडोपा का जो हमारा इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी जो मोस्ट कॉमन हमारे पास एग्जांपल है वो है सिलिजिलिन और रेसिजिलिन। अब हम दूसरी मेडिकेशन के ऊपर बात करें अगर, तो कुछ एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन भी हैं जो कि ट्रिमर्स को कम करने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं, और ये भी लेवोडोपा के साथ ही यूज़ की जा रही होती है। इमेंटिडीन यूज़ की जा रही होती है। इमेंटिडीन जो है वो हमारी मोबिलिटी को बढ़ाती है, और ये इसको कहा भी जाता है कि ये पैरालिसिस मेडिकेशन है जो कि मूवमेंट को स्टेबल करती है। कुछ आगे की अगर फर्दर बात करें तो आजकल के दौर में जो है रिसर्च चल रही है कि जीन थेरेपी, जो हमारे पास अफेक्टेड जीन है उसको न्यू जीन से रिप्लेस किया जाए, और पार्किंसन डिसीज़ की ये बहुत न्यू रिसर्च है, इस पर अभी रिसर्च जारी है इस ट्रीटमेंट के हवाले से। फर्दर और अगर बात की जाए तो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो भी यूज़ की जा रही हैं, और उसका भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है प्रोग्रेशन ऑफ पार्किंसन डिसीज़ को रोकने के लिए। ओवरऑल जो इसकी पार्किंसन डिसीज़ की हमारे पास फार्माकोथेरेपी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसकी केयरफुल मैनेजमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है। अगर आप इसकी बात करें कि नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ कौन सी हैं, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ में हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर कुछ फिज़िकल थेरेपी हैं, बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्पीच थेरेपी है, स्पीच थेरेपी जो कम्युनिकेशन उनकी बहुत ज़्यादा स्पीच स्लो हो जाती है और स्वाइलिंग डिफ़िकल्टी होती है उसको ख़त्म करती है। फिर बात की जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो कि डेली एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए यूज़ की जा रही होती है। डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ये ज़रा न्यू है और बहुत कॉमनली यूज़ की जा रही है आजकल। ये मोटर सिम्टम्स को जो है वो ब्रेन में कम कर रही होती है। फिर काउंसलिंग और सपोर्ट नेसेसरी रिक्वायर्ड होती है पार्किंसन के पेशेंट को। तो ये सारी जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था, पार्किंसन डिसीज़, और जो इसके मैंने 3 आर्टिकल से इसको पढ़ के ये सब कुछ फाइंडिंग्स किया है, तो वो उनका रेफरेंस मौजूद है और उनका एब्स्ट्रैक्ट भी मौजूद है। थैंक यू सो मच।